After the discussion of the meaning of the perquisites, just you can call it as a perks also. तो आज हम स्टार्ट करेंगे द perquisites which are exempted for all employees. All employees means as we discussed कि specified employees as well as non-specified employees, जिसको हमने डिटरमाइन किया था कि who can be a specified, non-specified और कैसे आपने टेबल को उसको रिमेंबर करना है. तो आज हमने तीन कैटेगरीज में हमने बांटा था उसको. तो पहली कैटेगरी थी मेरी perquisites which are exempted for all employees, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 रूल 3A के अंडर जो है हमारे पास. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स इज नॉट एडेड इन सैलरी इनकम, दैट्स व्हाई इट इज टू बी एग्जम्प्टेड. तो सबसे पहले हम मूव करेंगे मेडिकल फैसिलिटी की तरफ को. देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज दो तरह से हो सकती हैं. एक है कि मेडिकल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन इंडिया, और दूसरा हो सकता है आपका आउटसाइड इंडिया. तो हम पहले मेडिकल फैसिलिटीज की बात करेंगे. तो उसमें है सम पेड फॉर द बेनिफिट ऑफ होम, किसके बेनिफिट के लिए ये पैसा जो है वो दिया जा रहा है. सो सम्स पेड फॉर द बेनिफिट ऑफ होम, किसके लिए. पहला हेडिंग पेड फॉर व्हाट पर्पस, पर्पस क्या है और उसकी वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि आपको हमने perquisites बताया था उसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो ओके, तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कि सम पेड फॉर द बेनिफिट ऑफ होम, इंप्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, किसके लिए खर्च किया जाएगा. या तो इंप्लॉई के द्वारा या इंप्लॉई के किसी मेंबर, फैमिली के मेंबर हो. और फैमिली के मेंबर में कौन होगा. वाइफ होगी, चिल्ड्रन होगा, पेरेंट्स हैं, ब्रदर है, सिस्टर है. लेकिन मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात जो है थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूं. और किस पर्पज के लिए खर्च किया जा रहा है. फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर. तो सिंपल सी बात क्या हुई कि जो हॉस्पिटल है वो एम्प्लॉयर का द्वारा ओन किया जा रहा है या एम्प्लॉयर के द्वारा वो मेंटेन किया जा रहा है उस हॉस्पिटल में. तो सिंपल सी बात क्या हुई कि अगर एम्प्लॉयर के द्वारा जो हॉस्पिटल मेंटेन किया जा रहा है या ओन किया जा रहा है, अगर वो अपना इलाज कराए या अपनी फैमिली के मेंबर का इलाज कराए, तो उसका सारा खर्चा वो कौन मीट आउट कर रहा है. एम्प्लॉयर मीट आउट कर रहा है. ठीक है जी. अगर एम्प्लॉयर मीट आउट कर रहा है, देखो तभी तो हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय से कोई खर्चा नहीं लिया जा रहा है, कुछ नहीं लिया जा रहा है. उसको बोला जा रहा है जाओ और हॉस्पिटल में जा करके अपना फ्री में इलाज कराओ. तो जो फ्री में इलाज किया जा रहा है उसकी कॉस्ट किसको पड़ रही है. एम्प्लॉयर को. तो एम्प्लॉय के हाथ में क्या जा रहा है, कुछ बेनिफिट जा रहा है. अगर बेनिफिट जा रहा है तो ऐसी फैसिलिटी को, ऐसी मेडिकल फैसिलिटी को उसकी वैल्यूएशन हो, इट इज नॉट ए परक्यूजिट. या तो परक्यूजिट बोल लो या फिर आप उसको क्या बोल लो, एग्जम्प्टेड. मैं वैसे आपको एग्जम्प्टेड वर्ड लिख रहा हूं, अदरवाइज इट इज नॉट ए परक्यूजिट, इट इज नॉट टैक्सेबल. ये एक सैलरी की इनकम में ऐड नहीं होगी. क्लियर है जी बात यहां तक. ओके. उसके बाद है मेरा इंप्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली. एक और आ गया. अब उसमें क्या किया जा रहा है, सम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर एक्चुअली इनकर्ड बाय एम्प्लॉय ऑन हिज मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली. अब यहां पे क्या है, पैसा दिया जा रहा है किसके लिए. एम्प्लॉय के द्वारा अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या उसके फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट के लिए उसने खर्चा किया हुआ है, एक्चुअल में उसने इनकर किया हुआ है. अब उस पैसे को वो किससे ले रहा है, एम्प्लॉयर से ले रहा है. तो देखिए, अब इसको इट इज नॉट ए परक्यूजिट इफ ट्रीटमेंट इज कैरीड ऑन. और मैं आपको बता दूं कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्लॉज होता है. अब यहां पे क्या था जी, पहले हॉस्पिटल कौन मेंटेन कर रहा था, यहां पे एम्प्लॉयर कर रहा था. लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय और उसका फैमिली मेंबर किसी ऐसे हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट करवा रहा है, या तो एम्प्लॉय या उसका मेंबर, और उसके ऊपर उसने एक्चुअल में पैसा खर्च कर दिया. और जो पैसा खर्च किया वो पैसा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय को. तो बताओ उसके पॉकेट में कुछ गया कि नहीं गया. लेकिन अब यहां पे कब परक्यूजिट नहीं मानी जाएगी, अगर उसने इलाज कहां कराया, इन एनी हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, या तो वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, लोकल अथॉरिटी या तो म्युनिसिपल कमेटी का हो. गवर्नमेंट का मतलब यहां सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है. और विच इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. क्लियर है जी. तो यहां पे क्या है कि अब किसका हॉस्पिटल है, या तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है या नगर पंचायत, अपने पंचायत उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा
एम्प्लॉयर की ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया गया है, अगर उसमें इलाज करवाता है और इस इलाज के ऊपर एम्प्लॉय कुछ पैसा खर्च करता है और वो पैसा जो है कौन वापस दे रहा है, उसका एम्प्लॉयर उसको वापस दे रहा है, तो वो भी परक्यूजिट नहीं मानी जाएगी, उसकी भी कोई वैल्यूएशन नहीं होगी, उसको भी उसकी सैलरी की इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, अब आ जाओ एम्प्लॉय, लेकिन सिर्फ एम्प्लॉय के लिए होगा, नॉट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, फैमिली के मेंबर के लिए नहीं होगा। क्या? सम पेड बाय एम्प्लॉयर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम पेड टू इफेक्ट और टू कीप इन फोर्स एन इंश्योरेंस अंडर स्कीम अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फ्रेम्ड बाय जीआईसी। क्या मतलब हुआ यहां पे? अच्छा, एक और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो कंडीशन ए और बी है, बी किसके लिए होगा? ये तो था कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में किसी द्वारा, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल है, वो अप्रूव किया हुआ है। कई बार क्या करते हैं हम कि कई ऐसी डिजीज होती हैं, प्रिस्क्राइब डिजीज, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर है, अब जैसे और क्रॉनिकल डिजीज हैं जो, उनके लिए कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं किया जाता, लोकल अथॉरिटी में उनका इलाज नहीं होता, तो उसके लिए भी क्या है कि उस हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है जो कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव किया गया है। तो देखो, दो बातें होनी चाहिए। एक बात क्या होनी चाहिए? चीफ कमिश्नर के द्वारा अप्रूव होना चाहिए और गवर्नमेंट के द्वारा वो प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए अप्रूव होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि चीफ कमिश्नर अप्रूवल दे दी लेकिन वो प्रिस्क्राइब डिजीज के लिए नहीं है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए रूल 3 के अंडर। अगर ऐसा भी होगा तो ये जो दोनों कंडीशंस है ना, ये मैं आपको बताता हूं, ये इसी के साथ कनेक्टेड है, ये इसके सामने के नहीं है, ये दोनों इसके साथ है। तो पहला क्या हो गया जी? हॉस्पिटल मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, उसके लिए डिजीज कोई भी हो। यहां पे क्या है कि अगर आपके पास कोई प्रिस्क्राइब डिजीज है और प्रिस्क्राइब डिजीज जो है रूल 3 के अंडर दी गई हो और उस हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, उसको अगर चीफ कमिश्नर ने अप्रूवल दे रखी है और वहां पे आप इलाज करा रहे हैं, इलाज करा करके एम्प्लॉय पैसा खर्च कर रहा है, उस पैसे को जो है एम्प्लॉयर उसको वापस दे रहा है, तो वो एम्प्लॉय को बेनिफिट हो रहा है। उस बेनिफिट के बदले में जो भी पैसा उसको वापस उसकी पॉकेट में जा रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट टू बी ट्रीटेड हियर एज ए परक्यूजिट, और ये भी एग्जम्प्ट होगी, यानी कि वो भी उसकी सैलरी की इनकम में ऐड नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, कोई भी सिचुएशन आ सकती है न्यूमेरिकल में। अच्छा, यहां पे क्या है कि अब वो किसके लिए होगा? सिर्फ मेंबर के लिए नहीं होगा, एम्प्लॉय के लिए होगा। इसमें क्या है कि जीआईसी का मतलब होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दो होती हैं, एक एलआईसी एक जीआईसी। तो जीआईसी का मतलब हो गया हेल्थ वगैरह इंश्योरेंस है। इसमें क्या है कि एम्प्लॉय के द्वारा अपनी इंश्योरेंस करवाई गई है, हेल्थ की इंश्योरेंस करवाई गई है, और कौन सी स्कीम के अंदर है? जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम की गई है। और ये जो सेक्शन 36 है, ये प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में, वहां पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जस्ट मैंने रेफरेंस, क्योंकि आगे से हमने उसको डिफरेंशिएट करना है। तो अब वो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कौन दे रहा है? वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू रहे, कीप इन फोर्स। तो ऐसा अमाउंट तो नेचुरली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? एम्प्लॉय की, लेकिन वो कौन दे रहा है? अब एम्प्लॉयर, तो बेनिफिट किसको हो रहा है? एम्प्लॉय को। तो दिस इज ऑल्सो नॉट ए परक्यूजिट, तो ये भी आपके पास परक्यूजिट नहीं मानी जाएगी, तो ये भी सैलरी की इनकम में ऐड नहीं होगी। तो आपको वहां पे लिखना पड़ेगा कि कौन सी स्कीम के अंदर जो है वो क्या है। उसके बाद है इंप्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। अब किसके लिए होगा? या तो इंप्लॉय या एनी मेंबर। यहां देखना, ध्यान रखना, यहां एग्जामिनर आपको डोज देने की कोशिश करेगा, क्योंकि इट इज नॉट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। Reimbursement of medical insurance premium paid by the employee under scheme framed by the GIC and approved by the government under section 80D। ये मेडिक्लेम है, आपने सुना होगा मेडिक्लेम। मेडिक्लेम जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होती है। यहां पे क्या है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है हेल्थ की इंश्योरेंस में, मेडिक्लेम पॉलिसी उसने परचेज की है एम्प्लॉय के द्वारा। कौन सी पॉलिसी है? विच इज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट है, और फ्रेम किसने की है? जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने। और उसका जो इंश्योरेंस का प्रीमियम का अमाउंट है वो अब किसने दे दिया? एम्प्लॉय ने, लेकिन उसको रिम्बर्स यानी कि वापस किसने कर दिया? एम्प्लॉयर ने। ठीक होगी जी बात। तो एम्प्लॉय के पॉकेट में से जो गया था वो दोबारा उसकी पॉकेट में भर दिया गया। तो बताओ बेनिफिट हुआ? क्योंकि फायदा तो किसके होगा? एम्प्लॉय को होगा। तो अगर ऐसी कोई बात होगी तो दिस इज अगेन नॉट ए परक्यूजिट। ठीक है जी, तो ये भी परक्यूजिट नहीं मानी चाहिए। अब क्या था कि अब मैं आपको जो कंफ्यूजन होगा वो मैं आपका यहां से देखिए 2019-20 से पहले क्या होता था। यहां पे
यहां पे एक और क्लॉज होता था, वो होता था एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और यहां पे वो इलाज करवा रहा होता था किसमें, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा होता था तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जितना भी खर्चा एम्प्लॉय के द्वारा किया गया अपनी ट्रीटमेंट के ऊपर या उसकी फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट के ऊपर, और वो पैसा अगर एम्प्लॉयर वापस कर देता है तो यहां पे 15,000 रुपए पर एनम तक वो प्रिक्यूजिट नहीं मानी जाती थी। अगर 15,000 से ऊपर होता था तो उसको प्रिक्यूजिट माना जाता था, अदरवाइज उसको प्रिक्यूजिट नहीं माना जाता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको अब, क्योंकि 19-20 असेसमेंट ईयर से इसको अबॉलिश कर दिया गया, अब ये खत्म कर दिया गया, तो न्यूमेरिकल में हो सकता है ये हो और वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये खत्म हो गया है और वो आप यहाँ पे 15,000 रुपए की कहीं 15,000 से नीचे होगा तो वो उसकी वैल्यूएशन नहीं होती थी, और 15,000 से ऊपर होता था वो टैक्सेबल हो जाता था। तो उसको जरा आप ध्यान रखिए, इसलिए मैंने नोट लिख दिया है। प्राइवेट हॉस्पिटल का जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज करवाया जाता था उसमें जो 15,000 रुपीज पर एनम तक आपको जो प्रिक्यूजिट नहीं मानी जाती थी उसको हमने क्या कर दिया है, अब इनकम टैक्स लॉ ने अबॉलिश कर दिया है। तो ये तो था कि जब इंप्लॉय या उसका फैमिली मेंबर कहां इलाज करवा रहा है, इंडिया में। अब कई बार क्या होता है कि वो इंडिया में इलाज ना करवा करके वो फॉरेन में इलाज करवाएगा। अब देखिए, जब फॉरेन में इलाज कराएगा तो क्या होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। अब वो इंडिया से बाहर जा रहा है, जब इंडिया से बाहर जा रहा है तो मैंने हेडिंग बदल दी है। अब क्या हुआ, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, पर्सन ऑन हुम इनकर्ड, वो इससे डिफरेंट है। पर्सन ऑन हुम इनकर्ड, कौन सा ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर ये खर्चा किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो एग्जम्पशन कितनी होगी, कितने एक्सटेंट तक एग्जम्पशन होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमेशा न्यूमेरिकल में आपको कहीं न कई बार जो है वो तंग करता रहता है। तो मैं अब आपको इसके बारे में इकट्ठा डिस्कस कर देता हूं। देखो, जब वो फॉरेन में इलाज करवाने जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट खुद ही चला जाएगा, उसके साथ क्या होगा, अटेंडेंट होगा। तो यहां 3 कैटेगरी होंगी। क्या होगी, एक तो भाई वो वहां पे ट्रेवल करेगा, इंडिया से जब फॉरेन कंट्री में जाएगा तो एक खर्चा किसके ऊपर होगा, ट्रेवलिंग के ऊपर होगा। दूसरा क्या होगा, जब वहां जाएगा तो वहां स्टे भी करना पड़ेगा, स्टे के ऊपर खर्चा होगा। और तीसरा खर्चा किसके ऊपर होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर होगा। तो मैंने नीचे से ऊपर को बात करी है। तो सबसे पहले हम कहां चल रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर। अब मेडिकल ट्रीटमेंट तो किसकी होगी, सिर्फ इंप्लॉय की होगी, इसलिए पर्सन ऑन होम इनकर्ड, इट मींस दैट इज ओनली ऑन इंप्लॉय। तो खर्चा किसके ऊपर किया जा रहा है, ये देखिए, खर्चा किसके ऊपर है, इंप्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, दोनों के ऊपर है। और क्या किया जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो एग्जाम टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। तो आपको मैं बता देता हूं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या दिया होगा वहां पे। जैसे मैं उसने बोला कि 10,000 रुपए जो है या 1 लाख रुपए जो है उन्होंने वहां उसके ऊपर खर्चा हुआ, लेकिन आरबीआई के द्वारा उसके 70,000 रुपए ही परमिट किया गया। तो आपने फटाफट से क्या करना है, 1 लाख में से 70,000 रुपए एग्जम्प्ट कर देना, बिकॉज दिस इज नॉट ए परक्यूजिट इन दिस सेंस, और बाकी जो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लो 1 लाख में से 1 लाख ही आरबीआई ने परमिट कर दिया तो सारा का सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो दिस इज परमिटेड बाय द आरबीआई, बस ये लैंग्वेज आपको वहां पे होगी। अब चलते हैं स्टे अब्रॉड। तो अगर वो वहां पे रह करके स्टे कर रहा है तो स्टे के साथ साथ क्या होगा, इंप्लॉय का इलाज हो रहा है या एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली हो रहा है, और साथ में 1 अटेंडेंट हु अकम्पनीज द पेशेंट इन कनेक्शन विद सच ट्रीटमेंट। अब मान लीजिए फैमिली मेंबर जा रहा है तो उसके साथ अटेंडेंट इंप्लॉय जा सकता है, अगर इंप्लॉय है तो उसका फैमिली मेंबर उसके साथ अटेंडेंट जा सकता है, या कोई और भी अटेंडेंट जा सकता है। तो यहां खर्चा कौन कौन सा होगा, इंप्लॉय और एक अटेंडेंट का, और वो कौन सा अटेंडेंट जो उसको कंपनी कर रहा है और विच इज कनेक्टेड विद द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पेशेंट। तो उस केस में भी अब मैं आपको बता दूं कि सेम रहेगा, एग्जम्प्ट टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। तो यहां पे भी आपको 2 लोगों का जो स्टे का खर्चा होगा उस स्टे में से कितना आरबीआई ने आपको परमिट किया वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये भी सिंपल आपने न्यूमेरिकल से देख लेना। उसके बाद है ट्रेवल अब्रॉड। अब बाहर जा रहा है तो उस केस में किसके ऊपर होगा, डू का मतलब है इंप्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड 1 अटेंडेंट हु अकम्पनीड द पेशेंट इन कनेक्शन विद सच ट्रीटमेंट। अब इसका मतलब है एक इंप्लॉय या उसका फैमिली मेंबर और उसके साथ एक अटेंडेंट, तो पेशेंट प्लस अटेंडेंट का खर्चा। अब ये भी जरा ध्यान से देखना वहां पे, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल में एग्जाम में होता है।
दिस इज फुली एग्जम्प्टेड प्रोवाइडेड ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय डज नॉट एक्सीड 2 लाख रुपीज। अब आपको पता है ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और कैलकुलेट कैसे की जाती है। अगर कोई इंप्लॉय जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए से कम है तो, और उसका जो ट्रेवलिंग का खर्चा है, अगर वो इंप्लॉई और उसके अटेंडेंट का खर्चा जो मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया गया था इंप्लॉयर के द्वारा मीट आउट किया जाता है, तो वो फुली एग्जम्प्ट तभी होगा अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर अमीर होगा तो टैक्सेबल हो जाएगी, गरीब होगा तो टैक्सेबल नहीं। तो और अमीर और गरीब की लाइन उसने किससे खींची है? 2 लाख रुपए से। बस इतना सा सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया, और ये टेक्निकल लैंग्वेज में हो सकता है। तो अब क्या है कि इन्हीं में से आपको न्यूमेरिकल में 1 या 2 पॉइंट जो हैं वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे दिए गए होंगे। आगे बढ़े जी। अब तो ये था मेरा मेडिकल फैसिलिटी जिसको मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया। तो इसके जो की पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो मैं की पॉइंट्स सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं और उससे फिर हम आगे बढ़ते हैं जो आपके माइंड में अभी भी चल रहे होंगे। तो पहला की पॉइंट है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का मतलब क्या है? यहां पे हॉस्पिटल का मतलब जो है वो आपका डिस्पेंसरी भी हो सकती है, क्लिनिक भी हो सकता है, नर्सिंग होम भी हो सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल ढूंढते रहे वहां पे। ठीक है जी। उसके बाद वर्ड था फैमिली, वहां मैंने क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैं आपको सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 में जो है हमने फैमिली की मीनिंग पढ़ा था, उसमें क्या होता है? स्पाउस एंड चिल्ड्रन। क्योंकि वुमेन भी तो एम्प्लॉय हो सकती है, तो स्पाउस में क्या होता है? अगर मैन है तो वुमेन, वुमेन है तो मेन, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द इंडिविजुअल। अब मैं टेक्निकल बात आपसे शेयर करूंगा जहां आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ये क्या होंगे? वेदर डिपेंडेंट और नॉट, दो तब भी चलेंगे, ये डिपेंडेंट और नॉट। ठीक है जी। लेकिन इसके साथ आपको बता देता हूं, अगर, क्योंकि मैंने वहां फैमिली मेंबर लिखा है, अगर पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, सिस्टर चाहे वो मैरिड है चाहे डिसमैरिड, अनमैरिड है, ब्रदर्स हुए या सिस्टर्स हैं, वो क्या होने चाहिए? वो तभी मिलेगा उनको फायदा इफ दे आर होली, या अगर आपको होली वर्ड अच्छा नहीं लगता है तो मेनली लिख देता हूं, मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल। तो यहां पे वो डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए। तो एग्जामिनर आपको बस यहां कंफ्यूज करेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर आपके ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, तब आपको जो है वो परक्यूजिट में कंसीडर होगा। और अगर जो है वो होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल, तभी होगा। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो उस केस में जो है वो ये परक्यूजिट आपकी काम नहीं चलेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो मैं रेड से लिख रहा हूं। आपने इससे पहले क्या पढ़ा था? जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है, मेडिकल अलाउंस पढ़ा था ना, और वो भी हमने पढ़ा था कि जी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस विच इज अलाउंस, और ये परक्यूजिट है, तो ध्यान रखना फुली फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है वो क्या होता है? फुली टैक्सेबल होता है। तो आपने अलाउंस को, मेडिकल अलाउंस को मेडिकल फैसिलिटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, इसलिए लिख दिया मैंने यहां पे। और स्टूडेंट क्या करता है? बस मेडिकल देखता है, ना तो अलाउंस देखता है आगे, ना फैसिलिटी देखता है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू करता है। जो तभी तो मैंने आपको क्या बताया था, अलाउंसेस का सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या होता है? परक्यूजिट्स होती हैं। तो ये पॉइंट मुझे लगता है आपको ध्यान में रहेंगे। तो चलिए जी आगे वाली जो है वो डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आती है फ्री रिफ्रेशमेंट सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में तंग करेंगे।
अब फ्री रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड, रिफ्रेशमेंट रखना ध्यान जरा, लंच डिनर नहीं की बात नहीं मैं कर रहा हूं, रिफ्रेशमेंट ओनली, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय ड्यूरिंग ऑफिस आवर, ये ध्यान रखना, इन ऑफिस प्रीमाइसेस एक्सेप्ट फ्री मील, मैम फ्री मील की बात नहीं कर रहे हैं। और ध्यान रखना किस दौरान होने चाहिए, ऑफिस आवर, और वो भी किसके अंदर होने चाहिए, जहां पे ऑफिस प्रीमाइसेस, उस दौरान अगर कोई रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड की जा रहा है एम्प्लॉय को, जिसका सारा खर्चा कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो वो वाली परक्यूजिट भी क्या होती हैं, फुली एग्जम्प्टेड होती हैं। ओके, उसके बाद आ जाओ आप फ्री मील की तरफ को। फ्री मील्स दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान रखना अब फ्री मील एग्जाम में तंग करेगा आपको। इट इज गिवन इन रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन। अब ये जो रिमोट एरिया होता है, ये एक तरह से हम इसको 40 किलोमीटर अवे मानते हैं। जो ऑफशोर इंस्टॉलेशन, इसका मतलब है कि आपका जो साइट यहां पे प्रोजेक्ट कहीं और है, उस दौरान अगर आपको साइट के ऊपर फ्री मील दिया जा रहा है और सारे इंप्लॉइज को दिया जाएगा अगर, तभी तो मैंने फ्री मील को इसके साथ कंफ्यूज ना हो, और ऑफिस में अगर देंगे तो वो नहीं चलेगा, तभी तो एक्सेप्ट वर्ड है। फ्री मील कहां होना चाहिए, सिर्फ रिमोट एरिया ऑफशोर एरिया, तो वो भी क्या माना जाएगा, फुली एग्जम्प्टेड, दैट वुड आल्सो बी ट्रीटेड एज फुली एग्जम्प्टेड। अच्छा, फ्री रिक्रिएशनल फैसिलिटीज। अब रिक्रिएशनल फैसिलिटीज में आपको कुछ भी अगर दिया जा रहा है तो दैट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो वहां पे आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, जस्ट आपको फ्रेश करने के लिए, जो है आप ज्यादा काम कर रहे हैं उसके लिए आपको जैसे चाय है, कॉफी है, इस तरह की जो फैसिलिटीज हैं या कोई और फैसिलिटी, तो वहां पे आपको वर्ड रिक्रिएशनल फैसिलिटी होगा, तो दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दैट इज आल्सो फुली एग्जम्प्टेड। उसके बाद है प्रोविजन ऑफ टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, क्योंकि अभी ये मोबाइल फोन्स इंक्लूड हुआ है, पहले नहीं होता था क्योंकि मोबाइल फोन पहले नहीं थे। तो जरा ध्यान रखना इसमें भी, गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑफ द एम्प्लॉय। सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए अगर टेलीफोन दिया होगा, पर्सनल पर्पज के लिए होगा तो नहीं होगा, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, फुली एग्जम्प्टेड। अच्छा, उसके बाद है फ्री एजुकेशन। जरा एजुकेशन से देना, अब वहां हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ा है, यहां क्या दिया जा रहा है, यहां पे आपको फ्री एजुकेशन दी जा रही है। अब वो फ्री एजुकेशन कहां दी जा रही है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज। फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज का मतलब है, हो सकता है उसका स्कूल अपना हो और उसमें वो एजुकेशन दे रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसकी जो वैल्यू है वो 1,000 रुपए से ज्यादा पर चाइल्ड नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे इसको कैसे मेजर करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं कि अगर सेम स्टैंडर्ड का स्कूल में अगर आप अपने बच्चे को उसी विसिनिटी में अगर भेजेंगे तो वहां पे कितनी फीस या कितनी कॉस्ट लगती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ध्यान रखना 1,000 रुपए जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को, एम्प्लॉय के बच्चों को बोला जा रहा है जाओ आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन, स्कूल में जो कोई फीस नहीं देनी है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ फ्री है। तो पर आपने ध्यान रखना कि वो जो बेनिफिट है वो 1,000 रुपए से, अगर 1,000 से ऊपर एक्सीड कर गया तो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर 1,000 से कम है तो वो फुली एग्जम्प्टेड होगा। तो आपको एग्जामिनर इसी 1,000 रुपए के साथ घुमाएगा। कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशर कोर्स, ये क्या है, अटेंडेड बाय द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर। अब आप रिफ्रेशर कोर्स के लिए क्यों जाते हैं, क्योंकि आप अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं, जिसका फायदा किसको मिलेगा, अब एम्प्लॉयर को मिलेगा। तो उस केस में जिस रिफ्रेशर कोर्स के लिए, एडवांस स्टडी के लिए आप जितना भी खर्चा होता है, ट्रेनिंग सेंटर में आप जहां जा रहे हैं वहां पे अगर खर्चा जो हो रहा है उसको कौन मीट आउट कर रहा है, एम्प्लॉयर मीट आउट कर रहा है, तो आपको फायदा हो रहा है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी दैट इज मेट बाय द एम्प्लॉयर, तो वो भी क्या होगी, फुली एग्जम्प्टेड होगी। उसके बाद है एनी रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। अब रेजिडेंशियल अकोमोडेशन तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ये किसको दी जा रही है, सिर्फ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को फ्री का घर दिया जा रहा है, उससे कोई किराया नहीं लिया जा रहा है, तो उसका सारा खर्चा कौन मीट आउट कर रहा है, गवर्नमेंट मीट आउट कर रही है, तो उस केस में जज के हाथ में वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा। आगे हम फ्री अकोमोडेशन की बात कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से, गुड्स सोल्ड एट कंसेशनल रेट, ये भी मैक्सिमम टाइम एग्जाम में होता है।
गुड सोल्ड एट कंसेशन रेट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि एक सोप फैक्ट्री है, साबुन की फैक्ट्री है, मार्केट में वो 10 रुपए का सोप बेचती है, लेकिन आपको जो वो 6 रुपए का दे देती है, तो 4 रुपए आपको क्या दिया? कंसेशन दिया। अगर 4 रुपए कंसेशन दिया तो वो आपका बेनिफिट हुआ। अगर वो बेनिफिट है तो वो उसको प्रक्यूजिट माना जाएगा। अगर प्रक्यूजिट माना जाता है, लेकिन यहां पे वो फुली एग्जम्प्टेड होगा। तो इसका मतलब है जिस बिजनेस में वो डील कर रही है, उन गुड्स को अगर वो कंसेशनल रेट पे एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को बेची जाती हैं, तो वो जो बेनिफिट और कंसेशन उसको दिया गया, दैट इज आल्सो फुली एग्जम्प्टेड। अब आ जाओ फ्री राशन। अब फ्री राशन लेकिन किसको? ओनली द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। जो आर्मी में लोग हैं उनको अगर फ्री राशन दिया जा रहा है और उसका सारा राशन का खर्चा गवर्नमेंट बियर कर रही है, तो उसके हाथ में तो वो बेनिफिट है, तो उसको हम प्रक्यूजिट बोलते हैं। लेकिन दैट इज आल्सो फुली एग्जम्प्टेड। हर आदमी को नहीं होगा, ये सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को। प्रक्यूजिट्स अलाउड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रॉड। ध्यान रखना, जब मैं बात कर रहा था आपसे स्टार्टिंग में, तो हमने कहा था कि बहुत सारे लोग, रेजिडेंट की बात कर रहा था, वहां पे मैंने आपको एक एक्सेप्शन बात करी थी कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर कई बार जो है फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं, चाहे वो एम्बेसडर के काम है, चाहे एम्बेसी के काम है, चाहे कॉन्सुलेट के काम करते हैं, वहां पे वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो वहां पे जो उनकी जो सैलरी है वो यहीं से जा रही है। तो उनको अगर उस कंट्री में कोई भी फैसिलिटी अगर दी जा रही है, प्रक्यूजिट, जैसे घर है, गाड़ी है, बंगला है, कुछ भी है, नौकर है, वट एवर इट इज, सो प्रक्यूजिट्स अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू सप्लाई पोस्टेड अब्रॉड, जो बाहर हैं वो भी क्या होंगे? फुली एग्जम्प्टेड। आपको याद होगा हमने वहां पे भी उनको फुली एग्जम्प्टेड किया था। रेंट फ्री हाउस किसको दिया जा रहा है? यहां भी देखो रेंट फ्री हाउस है, यहां भी क्या था? रेंट फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। अभी हमारा रेंट फ्री हाउस आगे आएगा जो टैक्सेबल होगा, तो जरा इससे बच कर रखना आपने। किसको दिया जा रहा है? ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में ऑफिसर्स काम करते हैं, या तो उनको रेंट फ्री हाउस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसके बदले में उनसे कुछ नहीं लिया जाता। जो यूनियन मिनिस्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर हैं, या लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन समझते हैं आप? जो अपोजिशन होती है उसका जो लीडर अपॉइंट किया जाता है, उसको भी एक कैबिनेट रैंक दिया जाता है, और उसको भी अगर घर दिया जाएगा, देन दैट इज आल्सो फुली एग्जम्प्टेड। अच्छा, उसके बाद है आपकी कन्वेंस फैसिलिटीज। कन्वेंस फैसिलिटी क्या है? आपको गाड़ी या बंगला, गाड़ी दे रखी है, उसमें आपको कन्वेंस की फैसिलिटी है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या लेकिन किसको दी जा रही है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर इनको ये कन्वेंस की फैसिलिटी दी गई है, देन दैट इज आल्सो फुली एग्जम्प्टेड। कहीं भी आने जाने के लिए अगर जो व्हीकल दिया गया है वो कन्वेंस फैसिलिटी होती है। फ्री कन्वीनियंस किसको दी जा रही है? प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये है, अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर के बीच के लिए कोई भी कन्वेंस प्रोवाइड करता है, कोई भी कार फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो वो भी फुली एग्जम्प्टेड होगी। तो जरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस के साथ नहीं कंफ्यूज करना आपने, ये फ्री कन्वेंस है। ओके, अब उसके बाद है एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड किसके द्वारा? बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स पेंशन और डेफर्ड एन्युटी स्कीम। ये क्या होती है? देखिए, अगर एम्प्लॉयर को पेंशन लगानी हो और उसमें एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ एक कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है उसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो फ्यूचर में मिलेगा। डेफर्ड एन्युटी स्कीम क्या होती है? जब जो एक नई पेंशन स्कीम आई है, उस पेंशन स्कीम में भी जो आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, उस पैसे से आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास जाकर के एक एन्युटी स्कीम खरीद लेते हैं। और एन्युटी भी एक पेंशन की तरह होती है, जिसमें आपको हर महीने एक लमसम सा अमाउंट मिलता है, और वो बेस्ड होता है कि जितना अमाउंट आपने वहां पे डिपॉजिट किया है उसके बेस के ऊपर आपको एन्युटी। तो एन्युटी का मतलब यहां भी पेंशन होता है। ठीक है जी, तो पेंशन यहां एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, यहां पे इंश्योरेंस कंपनी से। तो जितना पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, और काफी सालों तक जो पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो उससे हम एन्युटी स्कीम खरीद लेते हैं। तो जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के दिया जाता है, दैट इज आल्सो फुली एग्जम्प्टेड।
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऐसी होती है, जीआईएस बोलते हैं हम इसको, जीआईएस। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में क्या होता है कि हर एम्प्लॉय छोटा छोटा अमाउंट देता है और जिसमें सारे एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस की जाती है। और जब ग्रुप इंश्योरेंस की जाती है तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर जो है उसको कंपनसेट किया जाता है। लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम का अमाउंट है, वो एम्प्लॉय नहीं दे रहा है, वो कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर है। तो उसका फायदा किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो वो भी परक्यूजिट मानी जाएगी, लेकिन उसकी वैल्यू भी एग्जम्प्ट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर एंड लैपटॉप। ये अगर कंप्यूटर और लैपटॉप एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को ऑफिशियल और पर्सनल पर्पज के लिए यूज करने के लिए दे दिए गए, खरीदे किसने? एम्प्लॉयर ने। और यूज करने के लिए किसको दे दिए? एम्प्लॉय। और वो एम्प्लॉय किस काम के लिए उसका यूज कर रहे हैं? ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो वो भी क्या होंगे? फुली एग्जम्प्टेड। जरा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। ओके, उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट वाला, और वो है आपका ट्रांसफर ऑफ ए मूवेबल एसेट। और मूवेबल एसेट जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे है कंप्यूटर, कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इसका आपने ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है कि बिना पैसे के वो एम्प्लॉय को दे दी जाती है। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए कि कंपनी ने एक समझ लो आप कंप्यूटर खरीदा 1 जनवरी 2010 को। अब क्या हुआ? 10 साल पहले कंपनी ने उसका यूज कर लिया, 10 इयर्स, यानी कि समझ लो आप 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19, और 31 दिसंबर 2019 तक उसका यूज किया। 10 साल तक उसका यूज कर लिया। यूज करने के बाद अब वो किसको दे दिया गया? अब दे दिया गया एम्प्लॉय को। मान लो एक्स उसका एम्प्लॉय है और एक एक्स से कोई पैसा नहीं लिया गया और बोला कि लाओ जाओ अब आप इसका यूज करो, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ए मूवेबल एसेट, कंप्यूटर, कार और इलेक्ट्रॉनिक विदाउट कंसिडरेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है ना आपने, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट टू एन आफ्टर सच एसेट हैड बीन यूज्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर मोर देन 10 ईयर। 10 साल से ज्यादा उसने उसका यूज किया फिर एम्प्लॉयर को दे दिया, तो दैट इज आल्सो एक्सम्प्टेड। जरा ये न्यूमेरिकल में होता है ये भी। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हिज ओन बेनिफिट। क्योंकि एक्सीडेंट का इंश्योर, अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है, तो इसलिए एम्प्लॉयर जो है सेफ साइड चलने के लिए क्या करता है, उन एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवा लेता है और उस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का प्रीमियम खुद दे रहा होता है, और फायदा उसको किसको होना चाहिए? एम्प्लॉयर। देन दैट इज आल्सो एग्जम्प्टेड। हाँ, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। यहां पे क्या है कि कई बार क्या किया जाता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को लोन दिया जाता है। देखो, एक तो होता है इंटरेस्ट फ्री लोन, यानी कि मार्केट में 7% चला है, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कहता है नहीं, तेरे से मैं कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो 0% पे दे रहा है। तो कितना कंसेशन दे दिया उसको? 7%। 7% कंसेशन कितना क्या हो गया? परक्यूजिट हो गया। और एक होता है कंसेशनल। कंसेशनल में क्या है कि मार्केट में 7% है, लेकिन आप बोलते हैं भाई तेरे को मैं 3% के ऊपर दे रहा हूं, तो अब आपको कंसेशन कितना मिलेगा? 4%। तो बेनिफिट तो हुआ ना, यहां 7% का बेनिफिट हो रहा था, यहां 4% का, यहां पूरा बेनिफिट हो रहा था, इसलिए इसको इंटरेस्ट फ्री लोन बोल दिया। यहां पे आपका कंसेशनल है, इसलिए 4% का कंसेशन था, इसलिए कंसेशनल बोल दिया गया। लेकिन ध्यान रखना, ये जो लोन का जो अमाउंट है वो 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 20,000 से ज्यादा हो गया तो ये बेनिफिट जो है एग्जम्प्ट नहीं होगा। अच्छा, अब क्या हुआ? और दूसरा जो है, इफ द लोन इज टेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन लिया है तो भी आपका जो भी कंसेशनल होगा, जो भी आपको कंसेशन प्रोवाइड किया गया है, या चाहे वो इंटरेस्ट फ्री लोन है, तो वो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशंस मैंने आपको फिर बता दी, लोन 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये जो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां से आया? मार्केट से कहां से आया? तो मार्केट में आपने कहां से लेना? न्यूमेरिकल में आपको दे रखा होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो 1 अप्रैल 2019 को जो रेट फिक्स किए होंगे लोन के, वो रेट आपने बेंचमार्क लेना है।
वो लेना आपने बेस लेना है और फिर उसको कंपेयर किससे करना है, जो इंटरेस्ट चार्ज इंप्लॉयर ने किया है। तो बात क्लियर होगी। तो मार्केट रेट कहां से होगा, एसबीआई का रेट होगा। तो आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कई बार वहां एसबीआई का देगा और किसी और बैंक का देगा, तो आपने सिर्फ किसके लेने हैं, एसबीआई के लेने हैं। इनकम टैक्स इज पेड बाय इंप्लॉयर ऑन परक्यूजिट, बहुत पहले भी आपसे डिस्कस किया था। अब यहां पे क्या है, परक्यूजिट्स दी जा रही हैं और परक्यूजिट्स के ऊपर जो वैल्यूएशन आ रही है उस वैल्यू के ऊपर टैक्स कौन दे रहा है, बोलो, टैक्स दे रहा है इंप्लॉयर। और इंप्लॉय के हाथ में वो क्या बन गई, टैक्स फ्री परक्यूजिट्स, तो दैट इज आल्सो एक्सम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। तो ये जो मेरे पास जो परक्यूजिट्स आई ये सारी की सारी परक्यूजिट्स के हैं टैक्स फ्री हैं। तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट जो हमेशा जो है आपको न्यूमेरिकल में तंग करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये मिलते जुलते पॉइंट हैं। जैसे मैंने इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करी, जैसे मैंने मोबाइल एसेट की बात करी, और जैसे मैंने मोबाइल फोन की बात करी, क्योंकि ये बातें जो है आगे टैक्सेबल में भी कवर होंगी। तो इसलिए अभी आपने जो जो कंफ्यूजिंग आइटम्स होंगी उसके आपने अलग से की नोट्स बना लेने। जैसे मैंने आपको एक किसकी बात करी, मेडिकल फैसिलिटी एंड मेडिकल अलाउंस, ठीक है जी। तो ये थी मेरी टैक्स फ्री परक्यूजिट्स। और ये जो टैक्स फ्री परक्यूजिट्स हैं मेरे पास, विच आर एग्जम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉइज वेदर ही इज स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड, which are covered under section 17 subsection 2 rule 3A।